नमस्कार साथियों आज जो हम पढ़ने वाले हैं सतह रसायन का दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्प्रेरण के बारे में, कैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया है इस यूनिट का, और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, और रासायनिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करें उत्प्रेरण के बारे में, कैटालिसिस के बारे में। तो आपने उत्प्रेरक वर्ड तो सुना ही होगा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, जैसे कि ये अमोनिया बनाने की हेबर विधि में बात करें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बनता है। यहाँ पर N2 इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 3H2 2NH3 लिख देते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये जो इस कंडीशन में रिएक्शन होगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, अमोनिया बनाएंगे, तो अमोनिया नहीं बन पा रहा है। यह बनेगा तो काफ़ी समय लग जाएगा अमोनिया बनने में। ठीक है, सामान्य कंडीशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया नहीं बनेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे और अमोनिया नहीं बनाएंगे। इसके लिए अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है अपने को प्रेशर अप्लाई करना पड़ सकता है, इतने प्रेशर पर रिएक्शन हो सकती है। फिर भी रिएक्शन नहीं हो पा रही है, तो इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए कोई बाहरी पदार्थ मिलाया जाए, है ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए कोई बाहरी पदार्थ मिला दिया जाए, और वो जो बाहरी पदार्थ है उसके रासायनिक संगठन में कोई चेंज न आए, उसके भार में कोई चेंज न आए, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि में जो लिया जाता है, आयरन जो लिया जाता है, आयरन को कहते हैं हम उत्प्रेरक। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। और ये जो प्रोसेस हो रही है उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरण, क्योंकि इस अभिक्रिया में हमने उत्प्रेरक का यूज किया है। तो उत्प्रेरक वर्ड का सबसे पहले जो यूज किया था बर्जिलियस साहब ने किया था। किसने किया था, बर्जिलियस। ध्यान से सुनिएगा, बर्जिलियस ने उत्प्रेरक वर्ड का यूज किया, और बर्जिलियस ने कुछ केमिकल रिएक्शन में देखा कि कोई बाहरी पदार्थ मिलाया जाए तो उस बाहरी पदार्थ की उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। बर्जिलियस ने क्या देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाहरी पदार्थ मिलाया जाए, उस बाहरी पदार्थ मिलाने के कारण उसकी अभिक्रिया की दर में या वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसकी केवल उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये किसने बताया, बर्जिलियस ने सन 1935 में। कब बताया, 1935 में बताया ये बात। तो एक सरलता हो गई कि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत टाइम में हो रही है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसमें उस रिएक्शन के लिए कोई ऐसा कैटलिस्ट ढूंढा जाए। उत्प्रेरक फिर क्या होते हैं, स्पेसिफिक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही उत्प्रेरक हर जगह के ये बाहरी पदार्थ मिला दिया जाए और हम तो भैया रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे या अभिक्रिया की दर बढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। उत्प्रेरक क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। किसका काम करें, कैटलिस्ट का। अगर आप केमिस्ट्री साल भर न पढ़ो और गाइडेंस न लो तो शायद आपको जो पढ़ने में दिक्कत आएगी, जो टॉपिक समझने में आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा, वो टॉपिक समझने में शायद आपको 5 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए। अगर मैंने समझा दिया किसी टॉपिक को तो उसी टॉपिक को आप कितने टाइम में समझ रहे हो, 10 में। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही, बढ़ रही है। अब उत्प्रेरक की बात करें कि क्या होते हैं, उत्प्रेरक स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब ये है कि भैया फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ाएगा। अगर मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो शायद इंग्लिश वैसी न पढ़ा पाऊँ, अगर मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ तो फिजिक्स वैसी न पढ़ाऊँ जितनी अच्छी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो उत्प्रेरक भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो देखिए उत्प्रेरण की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। ये उत्प्रेरक लिया आपने, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं भार व रासायनिक संगठन की दृष्टि से क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। तथा इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने को तथा इसकी उपस्थिति से अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे, अपन उत्प्रेरण कहेंगे, कैटालिसिस कहेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको उत्प्रेरण के बारे में बात समझ में आ गई होगी।
अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स तो देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ये KClO3 है ना, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लिया, जैसे कि अपनों ने लिया पोटेशियम क्लोरेट, ध्यान से समझिएगा, KClO3, ये KClO3 पोटेशियम क्लोरेट गर्म किया अपनों ने KClO3 को, कितने टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2KCl प्लस 3O2, ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में मिल रही है, कम मात्रा में O2 प्राप्त हो रही है ना। आपको ऑक्सीजन, अगर आप KClO3 को 380 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं तो आपको जो है ऑक्सीजन है कम मात्रा में प्राप्त हो रही है। लेकिन यदि आप KClO3 को, पोटेशियम क्लोरेट को, यदि आप KClO3 को 380 डिग्री सेल्सियस की जगह अगर आप टेम्परेचर ले लो 630 ले लो, कितना ले लो, 630 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो अब आपको जो है ये इस रिएक्शन में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होगी, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग में तो सेम दिख रहा है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि ये इसके जितने मोल्स लिए हुए उस मोल के सापेक्ष क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है जल्दी ये विघटित हो रहा है और जल्दी क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये KClO3 को 630 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तो क्या करें, इतना टेम्परेचर लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ रहा है, टेम्परेचर लेने में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या किया, कुछ एक्सरसाइज किए, कुछ नए नए प्रयोग किए। उन प्रयोगों में ये देखा गया कि अगर ये जो रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाए, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की प्रेजेंस में करवाई जाए, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाए, और टेम्परेचर भले आपने इतना ही रखा, 380 डिग्री सेल्सियस रखा, और ये लिया K2KClO3, तो ये हो जाएगा 2KCl प्लस 3O2, और ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2 है, इसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसने मैग्नीज डाइऑक्साइड ने कोई रिएक्शन नहीं करी। यहाँ पर भी आपको MnO2 मिल गया और यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया, MnO2 मिल गया। मतलब जो पहले था वही MnO2 है, MnO2 के रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आया ना, इसके भार में कोई चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना बाद में भी है। तो यहाँ पर 380 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाए तो आपको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। मतलब जो 630 डिग्री सेल्सियस पर जो चीज़ मिल रही थी वो 380 डिग्री सेल्सियस पर ही मिल गई। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, यहाँ पर अपनों ने एक उत्प्रेरक ले लिया जिसका नाम है MnO2 ले लिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लिया। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण अभिक्रिया की दर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रम है, इसको क्या कह देंगे अपन, धनात्मक उत्प्रेरण कह देंगे। क्या कह देंगे इसको, धनात्मक उत्प्रेरण कह देंगे। मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से ये जो है ये MnO2 है, MnO2 क्या है, इसको क्या कहूँगा, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहूँगा, धनात्मक उत्प्रेरक। अब आगे देखिए, एक रिएक्शन और दिखाता हूँ। इस रिएक्शन में अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया 2H2O2 है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड आसानी से ऑक्सीजन दे रहा है, अपघटित होकर टूटकर आसानी से ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये लिया मैंने 2H2O प्लस O2, ऑक्सीजन बैलेंस है 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन ये, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो ये इजी वे में आपको ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन हमको इजी वे में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हमको तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को अपघटित नहीं करना है, हमको तो हाइड्रोजन परऑक्साइड चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर क्या डाल दें, कोई ऐसा कैटलिस्ट डाल दें जो इसको अपघटित नहीं होने दे। ठीक है, मतलब ये है कि किसी को तो ऐसा मित्र मिल जाए कि वो उसको क्या करे, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दे, उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे। और किसी को ऐसा मित्र मिल जाए कि जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करवा दे। कोई अच्छा पढ़ रहा है भैया और उस अच्छे पढ़ने, कोई नॉर्मल पढ़ रहा है, उसको एक अच्छा मित्र मिल जाए तो वो अच्छा पढ़ने लग जाएगा। और कोई अगर ऑलरेडी अच्छा पढ़ रहा है और उसको एक ऐसा मित्र मिल जाए कि जो कि पढ़ने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो भी पढ़ना बंद कर देगा। तो ये समझ लो कि फास्फोरिक अम्ल लिया, क्या लिया, H3PO4 लिया और इसकी प्रेजेंस में
अपनों ने ये जो है इसका अपघटन आसानी से नहीं होगा, मतलब 2H2O प्लस O2 और प्लस क्या है H3PO4। इसको कहूँगा जो अभिक्रिया की दर को घटा दे उसको कहूँगा मैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फास्फोरिक अम्ल जो है H3PO4 है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। समझ में आ रहा? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सरलता से अपघटित होकर क्या दे देता है? जल और ऑक्सीजन दे रहा है। किंतु फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में अपघटन की क्रिया, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये अपघटन की क्रिया क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। यहाँ पर फास्ट हो रही है और यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और स्लो हो रही है तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब देखो, अब बात करते हैं अपन उत्प्रेरण के प्रकार। देखिए, उत्प्रेरण के प्रकार की बात करें, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना, कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तित, मतलब उसके रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर दे या बढ़ा दे, वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं भार और रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। देखो ये MnO2 यहाँ पर भी मिल रहा है आपको, अपरिवर्तित है ना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है तथा इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने को उत्प्रेरण कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में आपको। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार, है ना, उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार की बात करें तो यहां पर दो प्रकार के उत्प्रेरण के प्रकार हैं। नंबर एक सममांगी उत्प्रेरण, नंबर एक सममांगी उत्प्रेरण और नंबर दो है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट आपको यहीं पे याद करवा के भेज देंगे। सममांगी उत्प्रेरण क्या है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अपन कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे कि ये रिएक्शन A प्लस B से क्या बन रहा है? C प्लस D बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट ले लिया है ना, उत्प्रेरक ले लिया, उत्प्रेरक, ओके। अगर ये गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सममांगी उत्प्रेरण। क्या हो जाएगा? सममांगी उत्प्रेरण। अगर ये गैस है दोनों, या गैस ठोस जो भी है, अलग अलग प्रावस्थाएं है, इसकी अलग प्रावस्थाएं हो रही है, तो उसको क्या कह देंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान हो तो उसे सममांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और जब जैसे ये लिया A प्लस B और ये उत्प्रेरक, और ये बन रहा है आपके पास C प्लस D उत्पाद बन रहा है, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है और यहाँ पर ये सॉलिड ले लिया, तो इसको कहूँगा मैं विषमांगी उत्प्रेरण और ये हो गया सममांगी उत्प्रेरण। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसकी एग्जांपल भी बताते हैं आपको, लेकिन ये बात है इसको कि सममांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं और विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसे सममांगी उत्प्रेरण कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? सममांगी उत्प्रेरण कहेंगे। और जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था भिन्न हो तो उसको क्या कहूँगा मैं? विषमांगी उत्प्रेरण कहूँगा, ठीक है। और ये जो मिश्रण बनाएगी, अगर भौतिक अवस्था है समान है, तो जो मिश्रण बनेगा वो कौन सा मिश्रण बनेगा? सममांगी मिश्रण बनेगा। और इस कंडीशन में ये गैस है और गैस के अंदर अगर सॉलिड उत्प्रेरक डाला तो वो कौन सा मिश्रण बनेगा? विषमांग मिश्रण बनेगा, है ना। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बनेगा और इधर होमोजेनस सॉल्यूशन बनेगा, सममांग मिश्रण बनेगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना। सममांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? सममांगी उत्प्रेरण देखिए, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? सममांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ये क्या होगा? सममांगी उत्प्रेरण। और जो मिश्रण बनेगा उसको क्या कहेंगे? सममांगी मिश्रण कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये लिया मैंने 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2। यहाँ पर O2 क्या है? गैस है,
SO2 क्या है, गैस है। और यहाँ पर जो हम उत्पाद लेने जा रहे हैं ये NO, ये भी क्या है, गैस है। इसको भी क्या कह रहे हैं अपन, गैस है। ये बन रहा है 2SO3 बन रहा है, इसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन। यहाँ पर ये और ये इनकी भौतिक अवस्था समान दिख रही है। अगर समान दिख रही है, दर्शन हो गए समान है, आप क्या कहोगे, सममांग उत्प्रेरण कहोगे। इसी प्रकार से जैसे कि मैं ले रहा हूँ भैया, ये ले रहा हूँ 2KClO3, ये क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है। और अगर यहाँ पे मैंने लिया MnO2, MnO2 भी क्या है, यहाँ पर ठोस है, सॉलिड है। ये बन जाएगा 2KCl + 3O2। इस कंडीशन में ये ठोस है, ये ठोस है, तो कौन सा है, सममांगी उत्प्रेरण है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये लिया अपनों ने गन्ने की शक्कर C12H22O11, ये गन्ने की शक्कर। और गन्ने की शक्कर तो आपने गन्ने का जूस पिया होगा ही, तो जो लिक्विड फॉर्म में अभी। और ये के लिए H2O, इसका जल अपघटन करवा रहे हैं, इसका जल अपघटन करवा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। और H2SO4 भी क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, सभी लिक्विड हैं। और ये बन रहा C6H12O6 + C6H12O6। एक को कहूँगा मैं ग्लूकोज और एक को कहूँगा मैं फ्रक्टोज। क्या कहूँगा, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज करवाते हैं सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में। तो आपके सामने ये जो मैंने तीनों एग्जाम्पल जो बताए, ये किसके बताए, सममांगी उत्प्रेरण के बताए। याद हो गया, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बुक्स का सहारा ले सकते हो और आप अच्छे से अपने खुद की लैंग्वेज में अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो तो उसे क्या कहेंगे, सममांगी उत्प्रेरक, सममांगी उत्प्रेरक। ये जो सममांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और ये जो ये जो दोनों है मिक्सचर बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, सममांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको सममांगी मिश्रण कहेंगे। अब बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण की। ध्यान से देखिएगा, विषमांगी उत्प्रेरण की। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक, जैसे ये ले रहा हूं मैं A + B और इससे बन रहा है C + D। यहाँ पर इनकी जो है ये गैस है और ये गैस है। और जो उत्प्रेरक है वो कौन सी अवस्था में है, माना कि सॉलिड अवस्था में। तो उसको क्या कहूँगा मैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहूँगा। क्या कहूँगा उसको, विषमांगी उत्प्रेरण। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था असमान हो या भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। और ऐसा जो भी मिश्रण बनेगा उसके विषमांग मिश्रण कहेंगे उसको। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया बनाने की हेबर विधि। अमोनिया बनाने की विधि में अपन जो है, ये देखिएगा आप, अमोनिया बनाने की विधि में ये लिया N2 और ये लिया H2। N2 और H2 दोनों ही गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है। ये आपको मिला NH3। यहाँ पर उत्प्रेरक जो है वो किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। तो ये अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, भिन्न है। तो इसको क्या कहूँगा भैया, मैं विषमांग उत्प्रेरण कहूँगा। क्या कहूँगा इसको, मैं विषमांग उत्प्रेरण कहूँगा। ऐसे ही एक और बात करते हैं, 2SO2 + O2। ठीक है, ये जो बन रहा है ये 2SO3 बन रहा है, 2SO3 बन रहा है। और यहाँ पर प्लेटिनम लिया तो प्लेटिनम जो है सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था डिफरेंट दिख रही है। तो इसको भी क्या कहूँगा मैं, विषमांग उत्प्रेरण कहूँगा। क्या कहूँगा भैया, विषमांग उत्प्रेरण। मेरे हिसाब से मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सममांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। अब बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उत्प्रेरक के प्रकार। मिटा देता हूँ इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो देखो तो पूरा देखिएगा, सिस्टमेटिक देखिएगा। आपको स्किप नहीं करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। भटकाव अगर आपका कम होगा तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ओके, ढंग से पढ़ पाओगे। अब बात करें उत्प्रेरकों के प्रकार। तो पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, कौन सा है पहला, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। फिर बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये लिया मैंने ऋणात्मक उत्प्रेरक।
तीसरा टाइप है स्व उत्प्रेरक, और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरक। चार प्रकार के उत्प्रेरक हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व और प्रेरित। अब इनका मीनिंग्स मैं बता देता हूं। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण। और जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को या दर को बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है। फिर बात करते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक की। तो जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है, जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऋणात्मक उत्प्रेरण। और जो घटा रहा है उस पदार्थ को, जो अभिक्रिया की दर को घटा रहा है उस पदार्थ को क्या कहूँगा मैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहूँगा। क्या कहूँगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक के जो एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, जैसे कि अभी जस्ट अपनों ने देखा था, कौन सा एग्जाम्पल देखा था, धनात्मक उत्प्रेरक का पहला वाला, धनात्मक उत्प्रेरक का 2KClO3, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 यहाँ पर लिख लूँ, है ना, दोनों तरफ लिखने के बजाय मैंने यहाँ लिख दिया, MnO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, 2KCl + 3O2। तो जो उत्प्रेरक धनात्मक, जो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। तो 2KClO3 MnO2 की प्रेजेंस में ये कौन सी है, धनात्मक उत्प्रेरण हो रहा है। इसी प्रकार से अमोनिया बनाने की हेबर विधि में N2 + 3H2 आयरन की उपस्थिति में ये बन रहा है 2NH3, तो ये भी कौन सा है, धनात्मक उत्प्रेरक है। यहाँ तक क्लियर है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके धनात्मक उत्प्रेरक के, जैसे वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल, उसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना। तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। ऑयल में क्या है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला रहती है और अनसैचुरेटेड कार्बन रहते हैं, तो उन अनसैचुरेटेड कार्बन की जगह क्या जुड़ जाते हैं, और हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है लास्ट में। तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वनस्पति घी वनस्पति तेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वनस्पति तेल वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस होती है इसमें। अब देखिए, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये भी एक धनात्मक उत्प्रेरण ही होगा। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है उसे क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो अभी अपनों ने पहले शुरुआत में एग्जाम्पल देख ही चुके हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक का। किसका देख चुके हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक की हम बात करने जा रहे हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। और जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया, किसकी प्रेजेंस में, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की प्रेजेंस में, इसका अपघटन कम हो जाएगा जल और ऑक्सीजन के रूप में, तो H2O + O2 यहाँ लिखा 2 बैलेंस करने के लिए। तो ये रिएक्शन यहाँ पर ये क्या है, किसका काम करना है, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम यहाँ पर ये कर रहा है H3PO4। इसी प्रकार से एक सर्वविदित एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो एक जहरीली गैस बनती है जिसे कहते हैं फास्जिन। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण 2CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3 प्लस अगर इसका ऑक्सीकरण करवाऊँ तो एक जहरीली गैस बनती है जिसको कहते हैं फास्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जिन कहते हैं, COCl2, ठीक है, COCl2
प्लस क्या है यहाँ पर HCl निकलेगा, ये HCl हो रहा है। तो कितने HCl निकलेंगे यहाँ पर CHCl3, ठीक है, CHCl3 प्लस O2 तो 2COCl2, यहाँ पे लिखा मैंने 2COCl2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख दिया। 3 दूनी 6 क्लोरीन, 4 तो ये 2 6 क्लोरीन, ठीक है। कार्बन कितना 2 है, ये 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर क्या है, क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण हो जाए तो एक जहरीली गैस बनती है जिसे कहते हैं फास्जिन। क्या कहते हैं, फास्जिन कहते हैं, या इसको कार्बोनिल क्लोराइड कहूँ तो भी सही है, कार्बोनिल क्लोराइड कहूँ तो भी सही है, ठीक है। तो ये जहरीली गैस बन रही है, तो क्या करें कि फास्जिन गैस न बने, तो इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH, और ये किसका काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, नेगेटिव उत्प्रेरक, ये भी क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। समझ में आया ना। तो ये मैंने आपको ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल बताए हैं। क्या बताएं, ऋणात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल बताएं, नेगेटिव कैटलिस्ट के आपको मैंने अच्छी तरह से एग्जाम्पल बताए। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा रहा है उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको 2 चीज़ें और बता देते हैं, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। चलो पहले बताता हूँ आपको स्व उत्प्रेरक के बारे में। किसके बारे में, स्व उत्प्रेरक। तो जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ, जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो यह घटना क्या कहलाती है, स्व उत्प्रेरण कहलाती है। और जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है उसे क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरण। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्व उत्प्रेरण का, ये स्व उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, लिया मैंने एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसका जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन करवाते हैं तो क्या हो गया कि यहाँ पर CH3COOH एसिटिक अम्ल बन रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है CH3COOH एसिटिक अम्ल और एक बन रहा है C2H5OH। तो ये देखिए CH3COOH C2H5OH C2H5OH, यहाँ पर देखिए एक तो ये बन रहा है एसिटिक अम्ल। तो इस अभिक्रिया के स्टार्टिंग होने में बहुत दिक्कत आएगी। स्टार्टिंग में ये अभिक्रिया जल अपघटन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे कुछ मॉलिक्यूल एसिटिक अम्ल के बने तो वो मॉलिक्यूल और एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल बनने में, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होने में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसको कहेंगे एसिटिक अम्ल, ये क्या है, स्व उत्प्रेरक हो गया, स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जब क्रियाफल पदार्थों में से, जब क्रियाफल, ये इनको क्रियाफल कहते हैं, ये क्रियाकारक, जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ, जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ स्वयं या पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक का कार्य करता है तो यह घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है, ठीक है। और जो पदार्थ इसमें स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ये स्व उत्प्रेरक का काम कर रहा है एसिटिक अम्ल, उसे क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कहेंगे। तो स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, जैसे कि आप में से किसी क्लास का जो एक स्टूडेंट मेरे पास चैनल पे आया पढ़ने के लिए, एक आया तो एक ने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, ऐसे करके पूरी क्लास ही चैनल पर आ गए, सभी जो है यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखने लग गए। एक तरह से ये हो गया स्व उत्प्रेरक। पहले तो कोई नहीं आया था, पूरी क्लास को पता ही नहीं था,
ये एक चैनल है धनगर केमिस्ट्री लेक्चर, जहाँ पर केमिस्ट्री की स्टडी होती है और बहुत बढ़िया स्टडी होती है। तो ये पता ही नहीं था, लेकिन जब पता चला किसी को और जैसे ही थोड़ा बहुत एक हाथ आया, एक हाथ आने के बाद धड़ाधड़ से पूरी क्लास वाले वीडियो देखने लग गए, ये समझ लीजिए आप। तो ये 100 उत्प्रेरक स्टार्टिंग में तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी, है ना, एक हाथ आने में टाइम लगा, लेकिन जैसे ही एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल बनने लग गए फिर जल अपघटन जल्दी से होने लग जाएगा और एसिटिक अम्ल जो है जल्दी जल्दी बनने लग जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है, जब क्रियाफल पदार्थों में से कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है तो ये घटना क्या कहलाती है? स्व उत्प्रेरण कहलाती है। समझ में आ गया होगा। जैसे एथिल एसीटेट के जल अपघटन पर, एथिल एसीटेट के जल अपघटन पर एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभ में अभिक्रिया की दर क्या होती है? मंद होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा एसिटिक अम्ल बन गया उसके बाद में अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। अब आपके सामने एक और चीज़ है, प्रेरित उत्प्रेरण। क्या है? प्रेरित उत्प्रेरण। समझ में आ रहा? लास्ट बचा है प्रेरित उत्प्रेरण। मिटा दूं मैं इसको? चलो अब बात करें प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित का मतलब ही अच्छा है कि प्रेरणा लेना, एक दूसरे से प्रेरणा लेना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो अकेला पढ़ेगा तो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके साथ में किसी को बिठा दिया जाए तो दोनों पढ़ने लग जाएंगे और पास हो जाएंगे। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि रामलाल और श्यामलाल दो स्टूडेंट हैं। रामलाल अकेला नहीं पढ़ रहा है, रामलाल अकेला पढ़ ही नहीं रहा है, और श्यामलाल अकेला पढ़ सकता है। तो रामलाल को श्यामलाल के पास बिठा दिया, तो रामलाल और श्यामलाल तो पहले ही पढ़ रहा था, तो दोनों ही पढ़ने लग गए। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो प्रेरित उत्प्रेरण में भी ऐसा ही कुछ है। जैसे कि मैं एक रिएक्शन आपको बताता हूँ। ये लिया मैंने Na3ASO3, इसका ऑक्सीकरण जो होगा वो नहीं होगा, तो ये बन जाएगा 2Na3ASO4 बन जाएगा। तो अलग से संभव नहीं है, अलग से यह क्रिया संभव नहीं। देखो ढूंढ के निकाले एग्जाम्पल भी, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्रिया संभव नहीं हो रही है, लेकिन इसको किसके साथ बिठा दिया जाए? दूसरे किसी कंपाउंड के साथ बिठा दिया जाए जिसका ऑक्सीकरण आसानी से हो रहा है। जैसे ये लिया मैंने Na3ASO3, है ना, इसको यहाँ लिखा, और इसको किसके साथ बिठा दिया? Na2SO3 के साथ बिठा दिया, Na2SO3 के साथ बिठा दिया। समझना, इसका अकेले का ऑक्सीकरण अलग से यह क्रिया संभव नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो ही नहीं रहा। Na3AS4 में कन्वर्जेशन में बहुत टाइम लग रहा है, यहाँ फिर हो ही नहीं रहा है। अब इसको इसके साथ में बिठा दिया, तो ये इसके लिए ये क्या है? प्रेरणा का काम कर रहा है। इसके लिए ये क्या कर रहा है? प्रेरणा का काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? प्रेरित उत्प्रेरक कह देंगे। क्या कह देंगे? इसको प्रेरित उत्प्रेरक कह देंगे। तो ये हो जाएगा प्रेरित उत्प्रेरक, इसको प्रेरित उत्प्रेरक कहूँगा। और अब इसका ऑक्सीकरण करवा रहे हैं +O2, तो भैया एक ये इसके पास और एक इसके पास, तो ये हो जाएगा Na3ASO4 प्लस Na2SO4। समझ में आ रहा ना? ऑक्सीकरण दोनों का हो गया, ये Na2SO3 Na2SO4 में कन्वर्ट हो गया, और ये Na3ASO3 Na3ASO4 में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, समझ में आई ना रिएक्शन? ये वाली जो क्रिया है ये अकेले संभव नहीं है, लेकिन इसको जो है इसके साथ में बिठा दिया जाए, Na2SO3 के साथ में बिठा दिया जाए, तो ये जो रिएक्शन आसानी से पॉसिबल हो जाएगी। सोडियम सल्फाइड जो है, ये सोडियम सल्फाइड ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण आसानी से इसमें हो जाता है, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ में बिठा दिया तो दोनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है, हवा में ऑक्सीकरण नहीं होता, अलग से यह क्रिया संभव नहीं है। लेकिन और सोडियम है ना सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है, तो सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम सल्फाइड के साथ में क्रिया करवाई जाए, ऑक्सीकरण करवाया जाए, दोनों का साथ में करवाया जाए, तो दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों ही क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकृत हो जाएंगे। दोनों के साथ में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया।
मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये अपनों ने बहुत अच्छी डिस्कस करी आज, मज़ेदार डिस्कस करी। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं। कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, उत्प्रेरक की तीव्रता को बढ़ाने के लिए एक और पदार्थ डाल देते हैं, उसको कहा जाता है उत्प्रेरक वर्धक। क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक वर्धक। लेकिन वो उत्प्रेरक नहीं है, ऐसा नहीं कि उत्प्रेरक डाला ही नहीं ना उत्प्रेरक वर्धक डाल दिया। उत्प्रेरक आएगा तो उसके पीछे पीछे उत्प्रेरक वर्धक है। अकेला जो है वर्धक डालने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर तो उत्प्रेरक डालने के लिए बढ़ेगी, लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कौन बढ़ा रहा है? उसके पीछे एक और पदार्थ डाल दिया, वो उसकी शक्ति को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। चल ठीक है काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तेरे पीछे सपोर्ट के लिए, मैं तेरा सपोर्ट करूँगा। इसके लिए कौन आ गया उसके पीछे? उत्प्रेरक के पीछे एक और आ गया उत्प्रेरक वर्धक। देखिए आज बहुत अच्छी मज़ेदार डिस्कशन करी अपनों ने। उत्प्रेरक वर्धक ये पूछा जाता है एग्जाम पे, जैसे कि ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बन रहा है? 2NH3 अमोनिया बन रहा है। तो यहाँ पर एक तो आयरन लिया जाता है, आयरन क्या है? उत्प्रेरक है। और एक मोलिब्डेनम लिया जाता है जो कि क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। इसको वर्धक कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, है ना। ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें Fe क्या है? उत्प्रेरक है। तो समझ में आ रही होगी मेरी बात कि कभी कभी उत्प्रेरक की तीव्रता किसी अन्य पदार्थ के डालने से बढ़ जाती है। कभी कभी उत्प्रेरक की तीव्रता किसी अन्य पदार्थ के, ये अन्य पदार्थ है मोलिब्डेनम, कभी कभी उत्प्रेरक की तीव्रता किसी अन्य पदार्थ के डालने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परंतु वह पदार्थ, यह पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि में मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। यही आपको बताना है, यही एग्जाम्पल देना है। अब एक और बात करते हैं, उत्प्रेरक विष, है ना। एक और है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष, विष का तो मतलब समझते हो ना, पॉइजन, जहर, है ना। उत्प्रेरक विष, तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक रिएक्शन देखूँ 2SO2 प्लस O2, ये जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक है ना, ये क्या है? उत्प्रेरक है। और इसकी उपस्थिति में क्या बन रहा है? 2SO3 बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। लेकिन यदि इसमें आर्सेनिक के ऑक्साइड AS2O3 की अशुद्धि होगी तो ये क्या करेगा? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेगा या फिर उत्प्रेरक को नष्ट कर देगा, उसको काम नहीं करने देगा। समझ में आ रहा ना। तो उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेरक विष कहेंगे। यहाँ पर AS2O3 क्या है? एक विष है, उत्प्रेरक विष का काम कर रहा। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं, ये पदार्थ है ना, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं या पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे कि इस विधि में अपन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में सल्फर SO2 और O2, इसका ऑक्सीकरण होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है Pt उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। लेकिन अगर इसके अंदर ये अशुद्धि होगी तो ये क्रिया पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि AS2O3 प्लेटिनम की क्रियाशीलता को कम कर देगा या फिर इसका गला दबा देगा, इसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। समझ में आ रही है ये बात? ओके। तो ये सारी चीज़ें आज जो है अपनों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी और मेरे हिसाब से ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को, साथियों को, दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए और सभी सिस्टमेटिक साल भर व्यवस्थित तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ पाए। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।